ये हमारी आजादी का ग्रंथ है, इसने हमें आजाद किया। और बाबा साहब ने लिखा हुआ है कि हमारे गुलामी के ग्रंथ कौन से हैं, एक लिस्ट है जिसमें लेनिन आंदोलन पे बैठता है, फिर कहता है मेरे पास सिर्फ 100 रुपए थे, तो मैंने सोचा किसानों के आंदोलन में मुझे भी कुछ देना चाहिए, तो कहते हैं ये मेरा 100 रुपया लो, अब मैं वापस जा रहा हूं, ऐसे ऐसे योद्धा लोग इस आंदोलन। एजुकेट का शाब्दिक अर्थ ये नहीं है शिक्षित बनो, गलत। उसका अर्थ है शिक्षित करो। घूम रही हैं, इनको यहां से जिंदा करो, जिंदा करोगे तो असल में एक जागृति का सम्मेलन है, वैष्णव देवी का ऐसे जागरण करना। उन्होंने कहा कि वो लोग जो पढ़ते नहीं हैं, स्पेशली जितनी भी शेड्यूल्ड कास्ट की जातियां हैं, मैं स्पेशली उनको संबोधित करता हूं। वो लोग जो पढ़ते नहीं हैं, वो अगर बच्चा 18 साल का है तो मुझे नजर आता है कि 80 साल का बूढ़ा है, और जो व्यक्ति पढ़ता है वो अगर 80 साल का भी है, वो 18 साल का युवा है जो पढ़ता है। कहते जंग लगने से बेहतर है गिर जाना, इसका इस्तेमाल करो। वो संविधान की कॉपी कहां है? तो बार बार वीर सिंह जी बोलते थे संविधान की रक्षा करना। ये संविधान की रक्षा हम तब कर पाएंगे, मैं कई बार प्रश्न पूछता हूं, संविधान की शक्ल देखी है क्या? पढ़ने की बात तब शुरू होगी, ये पुस्तक जब हमारे पास होगी। ये संविधान की वो कॉपी है जिसमें इंटरप्रिटेशन है, संविधान की व्याख्या है। संविधान एक नीरस विषय है, इट इज ए टेस्टलेस, आप नहीं पढ़ सकते। इसके अंदर ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं, अगर उनकी इंटरप्रिटेशन व्याख्या पढ़ोगे तो संविधान की समझ लगेगी। ये हमारी आजादी का ग्रंथ है, इसने हमें आजाद किया। और बाबा साहब ने लिखा हुआ है कि हमारे गुलामी के ग्रंथ कौन से हैं, एक लिस्ट है जिसमें लिखे हुए हैं। बाबा साहब ने शुरुआत किया वेदास, चारों वेद, ये हमारी गुलामी का ग्रंथ है। और नीचे एग्जैक्टली जो सिस्टम है, स्मृतियां, पुराण, और लास्ट में सबसे ये गीता रामायण सबसे ताजी, इनको ताजे ग्रंथ माना जाता है। क्या कहा? दीज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्लेवरी, ये हमारी गुलामी के ग्रंथ हैं। क्योंकि आज़ादी के ग्रंथ की थोड़ी बहुत बात करनी है, इस शब्द में इसलिए कह रहा हूं कि हम ज़्यादा अब समय लेने वाले नहीं हैं, थोड़ी सी बात करना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं करना चाहते। तो ये गुलामी के ग्रंथ है, बाबा साहब ने मोहर लगा दिया। अगर मैं बाबा साहब अम्बेडकर का दृष्टांत देके कह रहा हूं कि ये हमारी गुलामी के ग्रंथ हैं, तो अगर मैं इन ग्रंथों की तरफ नतमस्तक हो रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा विद्वान हैं, हमें ज़्यादा अकल आ गया, ये सोचना पड़ेगा। तो ये मैं शुरुआत इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि मैं परसों वीर सिंह जी ने मुझे फोन किया सुबह और कह रहे कल्याणी जी अब मैं रात को रहूंगा कि हमने भारत के संविधान पे चर्चा करनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझाना चाहिए कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को कहना पड़ा कि जानकारी दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। बाबा साहब ये नहीं कहा कि पैसा रुपया सब दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, ज्ञान को बोला। ज्ञान, जानकारी दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। इस जानकारी की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर
हमारे सामने ये हमारी आज़ादी का ग्रंथ लेके आए। मैं सलाम करता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर को, ये ग्रंथ सामने लेके। आज का जो दिन है, याद रखिए कि हमारे जो लोग हैं, पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं, 90% बोलते हैं, 85% लोग बोलते हैं, ये अपने लिए देखते कि भारत का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है, ऐसा बोलते हैं। अरे भैया, दिवाली हमारी गुलामी का त्योहार है। अगर हमारी सबसे बड़ी आजादी का और दिवाली का त्योहार है आज का ये गणतंत्र दिवस जो है, हमारा ये त्योहार है, इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। और विशेष बात मैं, जब हम कई बार पढ़ते हैं, और वीर सिंह जी की एक आदत है, वो ज्यादा जो भी याद आता लिखते हैं, मैं कई बार कम लिखता हूं। एक दिन मैं सोया हुआ था तो मैं उठा, जब उठा तो मुझे याद आया कि मैंने कुछ सोचा, दिमाग में लिखना शुरू कर दिया। वो क्या लिखा मैंने बताया, क्या जीना है तो मरना सीखो। अगर जीने की इच्छा है तो मरने का ढंग आना चाहिए। छोटी सी 3-4 लाइनें। जीना है तो मरना सीखो, मरना है तो लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, मरना है तो लड़ना सीखो, लड़ना है तो पढ़ना सीखो। आज ये देश के जो किसान है वो जानते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो मरने का ढंग आना चाहिए, और मरना है तो लड़ना है, और लड़ना है तो पढ़ना है। ये सारे के सारे काम, ये जो किसानों का आंदोलन है, आज ये संसार का सबसे बड़ा आंदोलन है, जिसकी हमें जानकारी कम नहीं। आप दिल्ली के वासी हो, इसकी ABC भी नहीं आ रहा, आप टीवी पे देख रहे हो क्या हो रहा है। किसानों के आंदोलन की बारीकी से अध्ययन करके देखोगे तो मैं कई दृष्टांत देखता हूं। एक साथी तरनतारन से चला, अमृतसर के साथ है, तरनतारन की पहले तहसील होता था, आज वो जिला है। वो साइकिल पे चला। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जिंदा रहना है तो मरने की ढंग आना चाहिए। तो वो लड़का तरनतारन से चलता है, यहां साइकिल पे आता है, साइकिल पे पूरा दिन आंदोलन पे बैठता है, फिर कहता है मेरे पास सिर्फ 100 रुपए थे, तो मैंने सोचा किसानों के आंदोलन में मुझे भी कुछ देना चाहिए। तो कहते हैं ये मेरा 100 रुपया लो, अब मैं वापस जा रहा हूं। ऐसे ऐसे योद्धा लोग इस आंदोलन में हैं। आज का दिन हमने ये जो है, ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस जो है, हमने किसानों के आंदोलन को समर्पित किया है। हम इसलिए किसानों के आंदोलन को भी सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो आज का ये दिन है। और विशेष बात कि बाबा साहब अम्बेडकर जब हमारी लड़ाई गोलमेज सम्मेलन में लड़ रहे हैं, तो गोलमेज सम्मेलन की जब लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जब जहाज में बैठते हैं इंग्लैंड जाने के लिए, जहाज में बैठते हैं, ये बहुत बड़ा दृष्टांत है कि भारत का संविधान कैसे बना, जबकि संविधान को बनाने की जो शक्ति है वो कांग्रेस के पास है। किनके पास? कांग्रेस के पास शक्ति है। और संविधान के अंदर बहुत कुछ दर्ज कर दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। वो कैसे कर दिया? जब गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, तो उस गोलमेज सम्मेलन में जहाज में जाना था, समता सैनिक दल वाले जो हैं बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़ने के लिए आए। बाहर परेड हो रही है, परेड में वो सल्यूट करते हैं। ये सारा दृष्टांत डॉक्टर BS मुंजे देखता है। थोड़ा बताना पड़ेगा कौन है डॉक्टर BS मुंजे। जो है वो हिंदू महासभा का, जिसको ये बाद में अपना पुरखा मानता है RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उनको अपना पुरखा मानता है। वो देखते हैं कि कमाल की बात है, जब वो जहाज में बैठते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर, मैं बहुत खुश हुआ हूं कि आज आपके पास इतना बढ़िया संगठन है जो इतना अनुशासित है, पर मैं आपको एक विनती करना चाहता हूं। वो कहते बोलिए डॉक्टर। कहता है कि आप
इतना काम कर रहे हो, देश में आप इतना ज़्यादा लोगों को संबोधित कर रहे हो, आप मुसलमानों के विरोध में बात क्यों नहीं करते? आप मुसलमानों के विरोध में बात क्यों नहीं कर रहे? एक डॉक्टर बीएस मुंजे बोलता है, और डॉक्टर बीएस मुंजे को जो उत्तर दिया वो कमाल का है। कहता डॉक्टर मुंजे, मैं ये जो आंदोलन चला रहा हूं, मैं जानता हूं जो इस्लाम धर्म है ये समानता का धर्म है, मैं कभी भी इस्लाम के विरोध में काम नहीं करूंगा, मैं ब्राह्मणवाद के विरोध में काम कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि ये जो धर्म ही है, ये जो विचारधारा ही है, असमानता की विचारधारा है, मैं अपने देश से असमानता को खत्म करना चाहता हूं, इसलिए ये मैं आंदोलन चला रहा हूं। ये डॉक्टर बीएस मुंजे को कहा। ये मैं क्यों बात शुरू की? फिर डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, डॉक्टर बीएस मुंजे भी जाते हैं। जो मैं अहम बात कह रहा हूं कि डॉक्टर जो बीएस मुंजे हैं वो इटली जाते हैं। वो इटली क्यों जाते हैं? वो देखने के लिए कि जो फासिज्म है, जो आज देश में जिनका शासक है ये फासिस्ट हैं, इनकी थोड़ी तानाशाही की है। ये जो सरकार, वर्तमान सरकार है जिसका हेड बीएस मुंजे उस जमाने में था हिंदू महासभा का, वो इटली में देखता है कैसे परेड होती है, कैसे ये काली टोपी वाले खाकी निकर पहन के, सफेद कमीज पहन के परेड करते हैं। ये आके आरएसएस के मुख्य संचालक को ये बताते हैं, डॉक्टर हेडगेवार को, कि मैं वहां गया हूं और देख के आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये फासिस्ट की फिलॉसफी, इसका अर्थ है फासिस्ट का, तानाशाहों का जो सिद्धांत है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को भी ये बनाना चाहिए। डॉक्टर बीएस मुंजे के कहने पे ये खाकी निक्कर, सफेद कमीज, काली टोपी, और हम क्या चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र। ये सिद्धांत बीएस मुंजे के कहने पे इन्होंने बनाया। उधर बाबा साहब अम्बेडकर हमारी बात अंग्रेजों के सामने करते हैं, और अंग्रेजों को क्या कहते हैं कि जब कांग्रेस सामने आती है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, वो क्या बोल रहे हैं? कहते हैं, वो अंग्रेजी में बड़ा कमाल का वाक्य है, आई एम bewildered टू सी। वो ये नहीं कहते आई एम सरप्राइज टू सी, bewildered ये ज्यादा हैरानी होती है। आई एम bewildered टू सी what Gandhi and Congress have demanded at round table conference। इन्होंने क्या मांगा? गांधी इस बात पे टिक गए कि मैं जो डिप्रेस क्लासेस है, तब ये शब्द नहीं था शेड्यूल कास्ट, ये अछूतों को हक अधिकार नहीं मिलना चाहिए। गांधी जी इस मसले पे लड़ाई कर रहे हैं, इनको वहां देश की आजादी की बात करनी चाहिए थी। गांधी तो यहां टिक गए। छोटी सी डिमांड, गांधी जी की छोटी सी डिमांड थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों से ये बात मनवा पाए। ये हक हकूक हो सकता है कि आप शेर की मान से मांस निकाल के ले आए, आपको पता है उसको मार दूंगा गोली मार के, शेर की मान से मांस निकाल के ला सकता हूं, लेकिन जिनका पूरे संसार पे कब्जा है, जिनका पूरे संसार पे आधिपत्य है अंग्रेजों का, अंग्रेजों की उस खान की उस अपना मान के अंदर से बाबा साहब हमारे लिए हक अधिकार छीन के ले आए। और ये हक अधिकार इस हमारे आज़ादी के ग्रंथ में लिखे, इसको हमें थोड़ा सा पहले पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। पढ़ेंगे तो हम अपने हक अधिकार की रक्षा कर पाएंगे। ये दृष्टांत मैंने आपको इसलिए दिया है। आज देख रहे हैं ट्रंप जो मोदी साहब के दोस्त हैं वो इलेक्शन हार गए हैं, और बाइडेन का जो भाषण है, उन्होंने एक छोटा सा वाक्य कमाल का कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा राजनीति, शब्द देखो, राजनीति किसी देश को, किसी समाज को आग लगाने के लिए नहीं होती। क्या इशारा है? राजनीति किसी देश और समाज को आग लगाने के लिए नहीं होती। राजनीति लोगों को मार्गदर्शन कर देती है, अच्छा रास्ता देती है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो देश के अंदर हो रहा है, और हमारा विषय कमाल का है, और मैं ये हैरान हूं, जब ये टीवी पे चल रहा था तो मुझे पता चल गया, लोग सोचते हैं कि सुल्तानपुरी में कार्यक्रम है। अरे यार, पीड़ागढ़ी के कैसे हालात हैं। फिर मैंने साथियों को फोन किया, भैया
वो किसान वहां इतनी सर्दी में आंदोलन कर रहे हैं, उनके जब ट्रैक्टर घूम रहे हैं तो पुलिस का मुकाबला कर रहे हैं। अरे हमने सिंपल एक कार्यक्रम करना है और हमने अपने पुरखों के संविधान की बात करना है, अपने हकों की बात करना है, हमें क्यों डर लगता है? हमने तो ये सिर्फ बाली जी ने जो कार्यक्रम रखा है, अरे वो कार्यक्रम भी तो कर ही रहे हैं, ये बाली जी की टीम और बाली जी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सिंपली हमने जाना ही है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारत के संविधान को पढ़ोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अभेदान दिया कि डर ही हमारा सत्यानाश कर रहा है। ये जो दृष्टांत दे रहे थे वीर सिंह जी, मैं इसको इसलिए रिपीट करूंगा, ये दृष्टांत है क्या जो कह रहे थे कि महामानव बुद्धा को भंते जी ने पूछा कि भंते, इस संसार में जानवर ज्यादा अक्लमंद है कि इंसान ज्यादा अक्लमंद है? जो भंते जी ने उत्तर दिया वो कमाल का है। तब वो कह रहे हैं अपने पूरे के पूरे संघ को, ये संघ की संकल्पना हर संगठन ने अपने साथ संघ रखा, ये संघ की संकल्पना बुद्धा की संकल्पना है। संघ, भारतीय समाज निर्माण संघ, मैंने कहा आरएसएस के सोच नहीं रखा, ये जो संघ है ये बुद्धा का संघ है। और मुसलमानों में भी संघ है, संघ जा रहा है मदीना मक्का। संघ क्या क्या अर्थ है? संघ का अर्थ है संगठित होना, इकट्ठे होना। तो जो बुद्धा उत्तर दे रहे हैं वो कमाल का है। तब वो ये कह रहे हैं अपने शिष्यों को, क्या कह रहे हैं कि एक बिल्ली के सामने एक मिट्टी का चूहा रखोगे, क्या वो चूहा को बिल्ली खाएगी? कि नहीं खाएगी। लेकिन वही एक मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है और शायद वही मूर्तिकार उस मूर्ति को बना के उसके सामने खड़ा हो जाता है और भीख मांगता है। अब आप अंदाजा लगाओ कि वो उस मूर्ति के सामने भीख मंगा बन जाता है। ए खुदा, ए वैष्णो देवी, मुझे कुछ दे। मूर्ति बोलती नहीं है, मिलता भी कुछ नहीं है। अगर हार गए तो कह दिया मेरी किस्मत ऐसी है, जीत के देखा ये सब जो कृपा है ये सारी की सारी वैष्णो देवी की है। तो वो कह रहे बुद्धा कि आप अंदाजा लगाओ ये कौन ज्यादा अक्लमंद है। ये बुद्धा का दृष्टांत जब बाबा साहब ने देखा कि इन धर्मशास्त्रों ने मानव जो है इसको जानवर की बुद्धि के स्तर तक पहुंचा दिया। देखने में ये इंसान लगते हैं, जो वो भी शेर बोल रहे था ना, कितने हैं आदमी जिसमें दम होता है। आदमी जिसमें दम है उसे आदमी बोला जाता है, बाकी सब कुछ और ही है। तो ये दृष्टांत को दिया है बाबा साहब, समझ रहे हैं। कब की बात है? 25-64 साल पहले की बात है। 1956 को 25 साल होते हैं अपना बुद्धा के। दृष्टांत बाबा साहब देखते हैं, वो समझते हैं कि अच्छे भले ये इंसानों को जानवर के स्तर पर पहुंचाया है, मैं इनको इंसान बनाना चाहता हूं। तो ये एक इंसान बनाने का ये जो हमारा ग्रंथ है, जिन किताबों में हमारी गुलामी है वो किताबें हैं, उनको कहा धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ, अरे भैया अगर वो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके अधार्मिक ग्रंथ कैसे होंगे? आप अंदाजा देख लो। तो मैं आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमने अपने समाज को वैचारिक तौर पे जागृत करना है। विषय क्या है? शासक कैसे बनना है। और बाबा साहब का एक वाक्य कमाल का है, वो कह रहे हैं अरे मेरे लोगों, मैंने आपको वोट का हक अधिकार राजा बनने के लिए दिया है। वो कब कह रहे हैं? जब राजतंत्र कर रहा था, ब्राह्मणों का शासन चल रहा था। वो कह रहे हैं कि मैंने हक अधिकार आपको राजा बनने के ले दिया है। शासक चमचा और गुलाम बनने के लिए नहीं। वो इशारा कर रहे हैं कि हमने शासक बनना है और तरीका बता रहे हैं कि हाउ टू बिकम द रूलर, शासक कैसे बना जाता है। वहां ये बात कर रहे हैं मेरी लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है,
इसका अर्थ ये नहीं है कि सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते। वो बता रहे हैं कि मेरी लड़ाई केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई जो है इट इज फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की लड़ाई है। और साथ क्या कह रहे हैं, ये जो आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए वी हैव टू लॉन्च ए इंटेलेक्चुअल बैटल, हमें बौद्धिक लड़ाई लड़नी होगी। और बौद्धिक लड़ाई जो है यहां से लड़ी जा रही है। आप देखो किसानों का आंदोलन कितनी तेजी से चल रहा है, कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन जब भी बात हो रही है 11 राउंड टॉक के हुए हैं, फिर भी अक्रॉस द टेबल बात होती है। और कहते हैं जंग जब हो, जो टेबल के सामने बैठ के अपने युद्ध में हार जाता है तो उसका सारा किया करा खत्म हो जाता है। हमने अगर ये युद्ध लड़ना है, हमने शासक बनना है, तो क्या करना होगा? अकेला भारत का संविधान नहीं पढ़ना। जब बार बार लोग बोलते हैं एजुकेट, एजुकेट का शाब्दिक अर्थ ये नहीं है शिक्षित बनो, गलत। उसका अर्थ है शिक्षित करो। मैं अगर पढ़ लिया तो क्या मैंने किसी को शिक्षित किया? एजुकेट। सेकंड शब्द है एजिटेट। जब आपके अंदर शिक्षा आएगी तो आपके अंदर क्रांति के बीज पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? जब क्यों का प्रश्न पैदा होता है तब आप क्रांतिकारी बनते हो। ये ऐसा क्यों हुआ? एजिटेट। फिर उसके बाद कहता है ऑर्गेनाइज, फिर आप संगठित होते हो। तो आज हमने ये जो विषय रखा हुआ है, देखने में ऐसा लग रहा है कि हम युद्ध कैसे जीत पाएंगे, क्योंकि जिनके हाथ में राज सत्ता है। तो मैं एक दृष्टांत देख रहा था, तो वो कमाल की बात है कि जहां बीएस मुंजे पहुंचते हैं, साथ ही जर्मन है, तो हिटलर के बारे में बहुत कहते हैं जालिम शासक था। तो उसका मुझे लगा कि उसके बारे में बताया जाए थोड़ा सा। क्या कहते हैं? कहता हिटलर एक धर्म विशेष के लोगों को देश का दुश्मन समझता था। सुन लीजिए हिटलर का चित्र क्या है। हिटलर एक धर्म विशेष के लोगों को देश का दुश्मन मानता था। हिटलर के समर्थकों को उसकी आलोचनाएं बर्दाश्त नहीं होती थी। हिटलर की लोग जो थे, साथी थे, अगर वो आलोचना करते थे उनको जेल में डाल देते थे। कहना हिटलर ने बचपन में ही पेंट करने और रंग बेचने का काम किया था। सारे प्रचार के साधन, अखबार, पत्र पत्रिकाएं हिटलर के प्रचार में लगे हुए थे। और कहते हैं हिटलर ने तमाम मजदूर आंदोलनों को कुचल दिया। हिटलर अपने विरोधियों को देशद्रोही कहता था। ध्यान से सुन लीजिए, मैं भाषण नहीं दे रहा, समझा रहा हूं और हमेशा बोलता हूं। अगर मेरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी, इसका अर्थ है कि मुझे समझाना नहीं आता। हिटलर क्या कर रहा था? हिटलर अपने विरोधियों को देशद्रोही कहता था। हिटलर नाजी पार्टी के साधारण सदस्य के तौर पर भर्ती हुआ था और फिर सारे विद्रोहियों को समाप्त कर पार्टी का नेता बन गया। आज का जो केंद्रीय सरकार है, इसकी विचारधारा जो है वो फासिज्म की है, जिसकी सरकार है। आगे क्या है? हिटलर ने सत्ता में आने के बाद समस्या को खत्म नहीं किया, लेकिन उसने जर्मनी को जरूर बर्बाद कर दिया। समस्याएं खत्म नहीं की, जर्मन को बर्बाद कर दिया। और हिटलर ने सत्ता प्राप्ति के लिए नारा दिया था, गुड टाइम्स विल कम, अच्छे दिन आएंगे। ये नारा दिया था, दिन आएंगे। हिटलर की पार्टी जब जीती और वह पहली बार जर्मनी की संसद में गया, तब वह वहां जाके खूब रोया। जर्मनी की संसद में गया, खूब रोया। क्यों रोया? एक सार्जेंट, एक हवलदार देश का शासक बन गया। हिटलर सोच रहा है ऐसा, शासक बन गया, वो रोया, खुशी के आंसू। कहता है हिटलर को सजने संवरने का बहुत शौक था। हिटलर बहुत अच्छे सूट बूट पहन के दिन में 3-4 बार अपना ड्रेस बदलता था। और क्या है, हिटलर हमेशा मैं ही किया करता था।
हिटलर को रेडियो पर भाषण देने का बहुत शौक था। हिटलर को रेडियो पर भाषण देने का बहुत शौक था। हिटलर की एक प्रेमिका थी जिसकी वह जासूसी करवाता था। हिटलर अपने भाषणों में फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मित्रों मित्रों, ये बहुत कहता था। हिटलर को फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है। ये मैंने चित्र इसलिए बताया, अगर कोई ऐसा व्यक्ति भारत में हो, वो मेरी कल्पना हो सकती है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। आज जो देश के हालात हैं, जो हालात हैं, देश लोकतंत्र से तानाशाह तंत्र की ओर बढ़ रहा है। देश लोकतंत्र से तानाशाह की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ संसार के अंदर ऐसे ऐसे हुक्मरान हुए हैं। एक और कमाल की बात है, कहते कि जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति 27 साल जेल में रहा, वहां की सरकार ने, अंग्रेजों की सरकार ने 27 साल, सोच के इंसान हिल जा, 27 साल जेल में रहा। जब जेल के बाद आया तो वो देश का राष्ट्रपति बना। तो उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड सारी टीम को कहा, आओ मैं जरा शहर में घूमना चाहता हूं। घूमते हैं, देखते हैं लोगों की हालत। वो घूमते घूमते उन्होंने कहा काफी समय हो गया है, तो मन में अगर खाना खा लिया जाए। ये बहुत कमाल का दृष्टांत है, खाना खा लिया जाए। जब खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए तो खाने का ऑर्डर दिया। जब खाने का ऑर्डर दिया तो एक साइड पे एक व्यक्ति अपने खाना आने की वेट कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड को कहा, वो जो मान्यवर है उसको बोल दो कि हम खाना खा रहे हैं, अपना खाने का ऑर्डर दिया हुआ, यहां आके खाना खाओ। वो जो व्यक्ति था जब खाना खाना शुरू करने लगा, वो कांप रहा था, डर से ऐसा कर रहा था। तो खाना खा के चला गया। उसके सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सर मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति घबराया हुआ है, इसीलिए कांप रहा है। तो जो उत्तर दिया, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, अरे भैया ये व्यक्ति घबराया हुआ नहीं है, डरा हुआ है। जब मैं 27 साल जेल में रहा, ये व्यक्ति वहां मेरे साथ यहां बैठता था और कहता जब मुझे पीटता था, इतना पीटता था, पीटने के बाद मैं गिर जाता था, बेहोश हो जाता था, उठता था, कहता था पानी पानी पानी। कहता है ये मेरे सिर पे पेशाब करता था। वो हैरान हो गए। और वो क्या कह रहा है, कहता मैंने ये महसूस किया है जीवन में किसी को कहता माफ करना सीखो। अगर माफ करना सीखोगे आपको ताकत भी मिलेगी, आपको हौसला भी मिलेगा। मैंने इसको माफ कर दिया। एक तरफ ऐसे शासक हैं और एक तरफ भारत में ऐसे शासक हैं, कोई विरोधी शब्द बोलता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये ध्यान करना होगा, हमें पता होना चाहिए आज की भारत सरकार क्या कर रही है। ऐसे हालात के अंदर हम विषय रख रहे हैं कि क्या हम भी इस देश के शासक बन गए हैं। भगवान सिंह जी जो दृष्टांत दे रहे थे, वो बाबा साहब कभी रोमांटिक नहीं थे। वो कहते थे, वो हमेशा गंभीर रहते थे। ये उस दिन की बात है जब संविधान पूरा कर लिया। ये 26 नवंबर 1949 के पहले की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान पूरा किया। तो ध्यानचंद रत्तू देख रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर तो कभी खुश नहीं होते, आज मुस्कुरा रहे हैं। कहते बाबा साहब आप खुश बहुत हो। कहते हैं रत्तू मैंने अपने लोगों से वादा किया था कि मैं तुमको शासक बनाऊंगा। और जब वादा करते हैं, वो झुग्गी झोपड़ी जो है महाराष्ट्र की, वहां बोलते हैं जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख लो कि तुमने शासक कर्तरी जमात बनना है, शासक नहीं बनना, शासक कर्तरी जमात। यू हैव टू द रूल ऑफ दिस कंट्री। इस देश के शासक बनना है। तब लोगों को लगा कि कैसे हो सकता है, घर की दीवारों पे लिख लो। कहते डॉक्टर साहब हमारे मकान ही नहीं है, दीवारें नहीं है, कहां लिख लें। तो कहते हैं मैंने कहा इन दीवारों पे लिखो। वी हैव टू बी द रूलर। हमने देश के शासक बनना है। सपना लगता था, इसीलिए बोलते थे लो एम इज ए क्राइम। छोटा मकसद गुनाह है। छोटा मकसद मत बनाओ, मकसद बड़ा बनाओ। सपना लगता था
बाबा साहब ने कहा आपने शासक बनना है, ये बाबा साहब के सपने की वजह से ही आप देख रहे हो इस देश का राष्ट्रपति जो है KR नारायणन बनता है। अब ये जो इनको बनाना पड़ा, ये जग दिखावा है। अरे जो कहते हिंदू राष्ट्र बनाना है, चाहे उनका ही वो व्यक्ति है, हमारा ही शेड्यूल्ड कास्ट है, उसको राष्ट्रपति बनाना पड़ा। इसलिए बनाना पड़ा, बाबा साहब ने कहा था मैं तुम्हें शासक बनाना चाहता हूं। वो शासकों में चाहे वो नलायक आदमी है, उनका अपना आदमी है। देश का राष्ट्रपति किसने बनाया? बीजेपी सरकार ने। किसने बनाया? RSS ने बनाया। कौन से हालात पैदा किए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के देखने कि इनको राष्ट्रपति बनाना पड़ा। इसलिए हमारे पास चाबी है, ये चाबी तो हमारे पास है, हम ये नहीं जान पा रहे कि चाबी ये खोलना कैसे है, इसको खोलना कैसे है। और बाबा साहब उस समय में वार्निंग दे रहे हैं। याद रखिए, भारत का संविधान बन गया, और जब संविधान बन रहा था, दीनदयाल उपाध्याय कह रहे हैं कि जिन्होंने संविधान बनाया है उनको अकल नहीं है। किनकी बात कर रहा हूं? झांसी स्टेशन उनके नाम पे हो गया, सब नाम बदल रहे हैं। वो जिसके हाथ में राज सत्ता होती है, भारत के संविधान में लिखा है कि कोई व्यक्ति जिसकी एज ऑफ मैच्योरिटी है वो किसी धर्म में जाके शादी कर सकता है। तो हमारे योगी आदित्यनाथ जो हैं लव जिहाद पे कानून पास करते हैं। भारत के संविधान में लिखा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, कोई स्टेट नहीं कर सकती। वो संविधान की उल्लंघना कर रहे हैं। लव जिहाद, अगर मुरली मनोहर जोशी, मैं नाम ले रहा हूं, अडवाणी, अगर उनकी लड़कियां किसी मुस्लिम से शादी करती तब वो लव जिहाद करते ना। आज साधारण व्यक्ति एक शेड्यूल कास्ट करता है, एक मुस्लिम करता है, उसको जेल में डाल देते हैं। लव जिहाद का कानून कोई भी राज्य सरकार नहीं कर सकती। लेकिन योगी ने पहले एक्ट बना, पहले बिल पास कराया, फिर एक्ट बन गया। राज्यपाल भी उनका है, सब कुछ उनका है। और हम कभी कभी सोचते हैं कि चाहा था जाकर हाकिम से करेंगे फरियाद, कमबख्त वो भी तेरा चाहने वाला निकला। लोग सोचते थे कि ये जो कानून जो है देश के सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा। अरे 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, विधायिका जहां कानून बन गए, कार्यपालिका जहां IAS ब्यूरोक्रेट होते हैं, न्यायपालिका जहां हमें न्याय मिलेगा। अगर ये तीनों बदमाश बन जाएं, हमारा नुकसान करें, तो कहते हैं जो ये मीडिया है ये रक्षा के लिए आएगा। आज ये कहो कि ये खुशनसीबी की बात है कि आज हमारे सामने सोशल मीडिया आ गया, कि NB मीडिया या बहुत सारे सोशल मीडिया वाले आपकी बात वो कर रहे हैं। अगर आपकी बात वो ना करते तो आज हमारे पास जानकारियां नहीं होती। अरे किसानों का आंदोलन चल रहा है, मीडिया के बदमाश जो कहते हैं मेन स्ट्रीम चैनल, अरे हमारे लिए वो मेन स्ट्रीम नहीं है, हमारे लिए ब्राह्मणों के चैनल है, ये मेन स्ट्रीम है हमारे लिए। जो काम कर रहे हैं ऐसे चैनल है, कोई छोटी बात नहीं, हमारी बात पहुंच रही है। वो गीत गा रहे हैं सरकार के, मैं लैंग्वेज सुन रहा था, किसान ट्रैक्टर लेके लाल किला पर कब्जा कर लिया। अरे वो क्या कब्जा करेंगे, वो कह रहे हैं हमें मार्च करना है, उनको मार्च करने दो, लेकिन कब्जा कर लिया उनकी भाषा। किसान उग्र हो गया, सुबह भाषा यूज कर रहे थे, NDTV थोड़ा सा ठीक कर रहा था, कहते हैं किसान अग्रेसिव हुआ है, हिंसक नहीं। कि आपको जो दिखाया जाएगा आप वही देखेंगे। लगातार ये मीडिया जो प्रचार कर रहा है, मेरी विनती है ध्यान से रहो। हमें अखबार पढ़ना नहीं आता, अखबार से यूज कर रहा हूं मैं, समाचार पत्र नहीं कह रहा। कहता है जो अखबार के पीछे की खबर नहीं पढ़ता उसको अखबार के बारे में कुछ नहीं पता चलता। मैंने पढ़ लिया, क्या पढ़ा? वो जो चाहते हैं वो लिखते हैं। आज का प्रिंट मीडिया, आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसे लोकतंत्र की सुरक्षा करनी चाहिए थी। ये भारत का संविधान है या कोई भी दुनिया का संविधान, आपको पता है कि संसार में जितने भी लोकतंत्र हैं, ज्यादातर लोकतंत्र जो हैं वो के लोकतंत्र हैं।
3 संसार के देश हैं जो गणतंत्र के लोकतंत्र हैं। रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, गणतांत्रिक लोकतंत्र। गणतांत्रिक कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, फ्रांस। जापान के अंदर राजा है, इंग्लैंड में रानी है, उनके हाथ में भी ताकत है, पावर है, शक्ति है। ये 3 संसार के देश, उसमें भारत है जहां रिपब्लिक है। यही कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पार्टी का नाम रखा रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। क्यों रखा? कि यहां लोगों की बात होनी चाहिए, लोगों द्वारा होनी चाहिए। भारत में देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन नहीं है। देयर इज ए रूल बाय लॉ, अकेले के लिए बात, रूल बाय लॉ, इसमें लिखा है ऐसा करना है, रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन होना चाहिए। अगर कानून का शासन होगा तो मैं एक सिर्फ थोड़ी सी बात बता के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। अगर कानून का शासन है तो सरकार के एक मैं देख रहा था कि गरीबी की परिभाषा दे रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। कहता है गरीबी की परिभाषा क्या है? जो व्यक्ति एक दिन में शहरों के अंदर 28 रुपए 65 पैसे कमाता है वो गरीब नहीं है। अगर आपकी कमाई 30 रुपए है, यही मान लो, अरे भैया आप 30 रुपए कमा रहे हैं, आप अमीर हैं। गांव में अगर 22 रुपए 42 पैसे 23 रुपए कमा रहे हैं, आप अमीर हैं, गरीब नहीं है। ये देश के सरकारों की परिभाषा है। गरीब किसको कहते हैं, अमीर किसको कहते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हम जागृत नहीं हैं? बाबा साहब क्यों कह रहे हैं? अगर जागृत होंगे तो क्या सरकार की जरूरत है? संसार में जितने आंदोलन हुए हैं, लोग सड़कों पर आए हैं, हम सड़कों पर नहीं आना चाहते। भारत की महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर नहीं आई, बैठे बैठाए हमारी तस्वीर में अधिकार मिल गए। महिला को हक अधिकार दिलाने के लिए कोई महिला भारत में मैदान में नहीं आई। संसार में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मन के अंदर 50,000 महिलाएं मैदान में आ गई। 1917 में इंग्लैंड के में किसी महिला को वोट का हक नहीं था, महिलाएं मैदान में आई। लेकिन अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये हक हकूक हमें दिलाए हैं, मेरी विनती है हमें भी आधी दुनिया को छोड़ना नहीं चाहिए, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। इस आंदोलन में हमारी महिलाएं आएंगी। अगर लड़कियां कम बोल पा रही हैं तो लड़कियों को मौका ही नहीं मिल रहा। इसलिए हमने ये सोचा हुआ है कि अगर हमने युवा मोर्चा बनाया, कई बार लोग सोचते हैं कि शरीर जिम वाले हैं, जिम का क्या अर्थ है? जो शरीर की एक्सरसाइज कराते हैं, अरे प्रमाणित वैसे तो जिम का शब्द है GYM, गाइड योर माइंड, गाइड योर माइंड। जो व्यक्ति रोज सुबह एक्सरसाइज करता है, वर्कआउट करता है, तो कई बार बोले बेटा उठो जाओ जिम में जाओ, कहता बेटा वो बोलता मां मेरा मन नहीं करता। वो ये नहीं कहता मेरा शरीर नहीं मानता। मानसिक शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, मानसिक शक्ति। मेरा मन कह रहा है, जो कहा 650 वर्ष पहले कबीर साहब ने, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन को जीत गया, मानसिक शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है। वो शायद कौन बनेगा करोड़पति बता था, विल्मा डॉर्फ ऐसी लड़की है कि 6 साल की उम्र में डॉक्टर ने बोल दिया तो जीवन में कभी भी चल नहीं सकोगी, कभी नहीं चल सकोगी। मैं क्या बता रहा हूं? जिम मानसिक शक्ति का काम है, ये कर रहे हैं जिम वाले। पता चल गया कि जिम वाले के लिए शरीर की एक्सरसाइज नहीं करते, ये दिमाग की एक्सरसाइज करने के लिए भी सुरेश जी हमारे सामने है। ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण हो रहा है, एक कार्यकर्ताओं का निर्माण हो रहा है। विल्मा डॉर्फ जो है, वो लड़की जो है, डॉक्टर ने बोल दिया कि ये बच्ची आपकी चल नहीं सकेगी, वो चिंता में है। तो एक दिन मां से पूछा, मां डॉक्टर ने तो बोल दिया तेरे को पैरालिसिस हो गया, तू चल नहीं सकती। कहता बेटा बेटी डॉक्टर झूठ बोलता है, डॉक्टर झूठ बोलता है, तू चलेगी, हर हालत में चलेगी। वो विल्मा डॉर्फ लेटी है, सोच रही है, कहनी मैं उठी, कहना उठ के थोड़ी सी बैठी, बैठने के बाद बिल्कुल उठ के खड़ी हो गई।
उठ के खड़ी होने के बाद मैंने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चलने के बाद मैं थोड़ा सा दौड़ना शुरू किया। दौड़ने के बाद मैं तेज दौड़ना शुरू किया। इतना तेज दौड़ना शुरू किया कि जब ओलंपिक की गेम होती है, विल्मा डॉट जो है उसने 3 गोल्ड मेडल जीते, 3 गोल्ड मेडल। वो कहती है कि ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत यहां होती है। जो पंछी है पर होने से नहीं उड़ता, उड़ने की इच्छा होनी चाहिए। ये जो कई बार कहते हैं, मैं कई बार बोलता हूं, हाँ, इंसान एक ऐसी हस्ती है जिसके अंदर असीम ताकत है। यू आर हैविंग अनलिमिटेड पोटेंशियल्स, अनलिमिटेड। उनको जिंदा करो, उन शक्तियों को ऊंचा करो, जगाओ। जगा सकते हैं अकेले बाबा साहब, अकेले। मुकाबला किनका? जब वो ये जंग शुरुआत करते हैं, सामने दुश्मन कौन है? ब्राह्मण, सामने अंग्रेज, और जिनके बारे में सोच रहे हैं वो भी दुश्मनों जैसे। उनको नहीं पता देश के शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को, ओबीसी को नहीं पता कि हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर जो है हक हकूक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जब हक हकूक की लड़ाई जाने गए तो सारे के सारे पेपर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? गांधी देश की डिप्रेस्ड क्लासेस के, गांधी अछूतों के नेता है, गांधी अछूतों के नेता है। ये टेलीग्राम जा रहे हैं। तो पंजाब के अंदर कुछ सफाई कर्मी जातियों के लोगों ने सोचा, लाहौर में मेरे साथ उस साथी ने बात किया, उनका नाम है भागमल पागल, कवि है। कहता, कल्याणी जी, मैं 14-15 साल का था, मेरे पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर, अनपढ़ लोग क्या बोले, डॉक्टर अम्बेडकर हमारे हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे पत्र लिखा है और हर एक व्यक्ति को बोला है, खून से हस्ताक्षर करो, खून से सिग्नेचर करो। वो बंगी जाति के लोगों ने पंजाब के अंदर लाहौर में बैठकर अपने खून से साइन किए कि डॉक्टर अम्बेडकर हमारा नेता है, गांधी हमारा नेता नहीं है। वो पत्र पहुंचा डॉक्टर हरिनरके ने कहा कि हम 2006 में, मैं और वीर सिंह जी गए थे इंग्लैंड में, तो 2005 में वहां गए। यानी वो लेटर में ढूंढ रहा था कि जो सफाई कर्मी जातियों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि ये हमारा नेता है, वो पत्र मैंने ढूंढ लिया है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की लाइब्रेरी में। और मैंने बोला कि इस पत्र को फोटोकॉपी करने दो, उन्होंने करने नहीं दिया, पर मुझे खुशी है वो पत्र मैंने ढूंढ लिया है। वो अनपढ़ लोग जो थे वो डॉक्टर अम्बेडकर को अपना नेता मानते थे। अरे मेरे इस समाज के लोगों, ध्यान करके देखो, उस वक्त जो इतनी बड़ी लड़ाई थी, उस लड़ाई के अंदर बाबा साहब इसलिए कामयाब हुए कि लोग उनकी सपोर्ट करने वाले बैठे हुए थे। पर आज भी हालात इतने बुरे नहीं है। पहले यहां और यहां, दिल तो तेरी सरकार से सबको मिल जाते हैं, दर्द जब तक ना मिले दिल नहीं होने पाते। ये दिल जो है दिलदार तब बनता है जब देने की इच्छा हो, देने की भावना हो, तब ये जो दिल है बड़ा बनता है। तो याद रखिए, ये जो संगठन है लगातार ट्रेनिंग देता है। किस तरह की ट्रेनिंग? हाउ टू स्पीक, बोलना कैसे है। चाहे हमारे पास साधन से साधन कम है, पर कमाल की बात है ये काफिला रुक नहीं रहा। कम और ज्यादा बेशक चलता रहे, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता। लेकिन जब करने की इच्छा होती है तब सब कुछ हो जाता है। मार्टिन लूथर किंग का वाक्य मैं कई बार रिपीट करता हूं। वो कहते हैं, इफ यू कैन नॉट फ्लाई रन। अगर कहते हैं उड़ नहीं सकते तो दौड़ो। इफ यू कैन नॉट फ्लाई रन। अगर उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो। इफ यू कैन नॉट रन, अगर दौड़ नहीं सकते हो वॉक, चलो। अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो। एंड इफ यू कैन नॉट वॉक, स्टार्ट क्रॉलिंग, क्रॉलिंग करो। कितनी बड़ी बात है। अरे क्रॉलिंग करना तो आता है। गिरते हैं शाह सवार ही मैं दाने जंग में, वो कुफर क्या करेगा जो घुटनों के बल चले। मार्टिन लूथर ने कहा कि घुटनों के बल भी चलोगे तो चल तो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथी घुटनों के बल नहीं चल रहे, अब उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। जो चलना शुरू कर देता है
वो मंजिल मकसूद की तरफ पहुंच जाता है, वो पहुंचता है। इसलिए मेरी विनती है, कृपा करके हम चाहते हैं कि जो उम्र में युवा लोग हैं, उम्र के युवा है, वो अपने विचारों से भी युवा बने, उनके विचार भी युवा लोगों जैसे हो। आमतौर पर देख रहे हैं, जिस बच्चे का शादी हो गया, 2 बच्चे हो गए, कहते वो समय बहुत अच्छा था 3 साल पहले, पूछते तेरी उम्र कितनी है, बोलेगा 30 साल। अरे 30 साल के व्यक्ति अपने को बूढ़ा मान रहा है, हम बूढ़ा नहीं मानते। क्यों कह रहा हूं? मेडिकल साइंस कहती है कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी भी कम होती है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर आप के विचार जो हैं, आपकी मानसिक स्थिति जो है, अगर हाइट पे है, काम कर रही है, तो मेरे ख्याल में हम जिंदा लोग हैं। चूंकि मैं लास्ट में ईसा का दृष्टांत सुना के अपनी बात को समाप्त करूंगा। ईसा को बोला जाता है कि ईसा मसीह ने जब उनका फांसी पे चढ़ा दिया, सूली पे उनको दफन किया गया, कहते कब्रिस्तान से वो 4 दिन बाद उठ गए। कमाल का दृष्टांत है। तो मैं कई बार बोलता पता नहीं उठे या नहीं उठे, ये कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगा कि ईसा ने जेरूसलम में क्या किया, वो एक दृष्टांत है। कहते उसके 2 शिष्य हैं, एक जेम्स और एक फिलिप्स, 2 उसके शिष्य थे ईसा के। तो एक दिन ईसा ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। तो कहते जो फिलिप्स है बहुत आलसी था, कहते ईसा मेरे पिता का देहांत हो गया है, मैं उसका दफन करके आऊंगा। जो वाक्य कहा है ईसा ने, वो संसार का महान वाक्य है। वो क्या कह रहे हैं? लेट द डेड बरी द डेड। वो समझा रहा है उनको, लेट द डेड बरी द डेड, मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो। ये इशारा है कि मुर्दे लोग हैं, मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो। मैं मुर्दों को जिंदा करने जा रहा हूं और जिंदा लोगों को जागृत करने जा रहा हूं। आज ये जागृति का सम्मेलन है, हमने जागरण करना है आप लोगों को, यहां से जागरण करना है। मुर्दों के संस्कार पे जाना अच्छी बात है, अपने बड़े हैं, नीर हैं, डीर हैं, उनको अच्छे अदब अदाब से, बड़ी अच्छे सलीके से उनका संस्कार करिए। पर मुर्दों को कोई समस्या नहीं होती, समस्या जिंदे लोगों को है। मेरी विनती है समाज में लोगों को, ये जो जिंदा लाशें घूम रही हैं, इनको यहां से जिंदा करो। जिंदा करोगे तो असल में ये जागृति का सम्मेलन है। वैष्णो देवी का ऐसे जागरण करना वो जागरण नहीं है। सारी रात जागरण करते हो, सुबह सो जाते हो, उसे जगराता नहीं कहना चाहिए, सुनाने का एक प्रोग्राम कहना चाहिए। जागृति का ये सबक है जो आप लोग ले रहे हैं, और आप कमाल के, आप योद्धा हैं। हम चंद पागल लोग पैदा करना चाहते हैं। खुशी की बात, चंद पागल पैदा नहीं हो रहे, हमारे पास सैकड़ों ऐसे पागल पैदा जो हो रहे हैं। जो पागल का अर्थ है कि किसी चीज के लिए जान की बाजी लगा दे। और सुल्तानपुरी की टीम ने ये जो कार्यक्रम करके चंद पागल पैदा करने का कार्यक्रम बनाया है, मुझे लगता है कि ये चंद पागलों का जो काफिला है, ये जागृति काम कर सकता है। और जागृति का काम कोई एक संगठन नहीं कर सकता। आज मिलके ये हमें काम करना होगा। ये आपके सामने 32 संगठन है, किसानों के 32 संगठन, 400 के संगठन है। 400 संगठनों ने मिलकर सोचा कि 32 संगठनों को इकट्ठा किया जाए, 400 में समझ करके वो ये काम कर रहे हैं। हमें भी इस पर सोचना होगा। हम बोल रहे हैं हमारी 85% गिनती है, हम आंदोलन कर सकते हैं जागृति का। ये जागृति का आंदोलन करने के लिए ये चंद पागल पैदा कर दिए हैं, और भी पागल पैदा हो जाएंगे। और मेरी फिर विनती है, जो आधी दुनिया मिसिंग है, पर आधी दुनिया में चंद मेरी बेटियां, मेरी बहनें यहाँ आई हैं। मुझे लगता है कि अगर हम ये 50% को छोड़ते हैं तो हमारी जो सफलता है 50% है। लेकिन आज महिलाएं हाजिर हैं और ये हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है 100% हमें कामयाबी मिलेगी। और भारतीय समाज निर्माण संघ लगातार ऐसे जागरण का काम कर रहा है। मुझे लगता है ऐसे जागरण में हमारी टीम के अंदर कार्यकर्ताओं का निर्माण होगा। अगर कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है तो समाज का निर्माण हो सकता है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा